ऑसिलेशंस में कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ करेंगे। सवाल आपके आईआईटी नीट के। ऑसिलेशंस में बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है, याद है कुछ? कभी हम बोलेंगे कोई बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, ओके, टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा तो बच्चों वाली बात होगी। और क्या है एकदम, आप कैसे बोल सकते हैं कि ऑसिलेशन कर रहा है? जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि कोई बॉडी एक्सेलरेशन कब है, कब है? नहीं नहीं, व्हेन विल इट अंडरगो एक्सेलरेशन? व्हेन देयर इज अ फोर्स। ये एक बार गिरता है वो तुम से फिर चला जाता है, ठीक है? तो आपका फोर्स, ठीक है, तो ये आपका फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा? m इंटू ए, एक्सेलरेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ऑसिलेशन में फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑसिलेशन अगर किसी बॉडी का हो रहा है तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स माइनस वाई, जो भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है? ये जो फोर्स है, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। और ये फोर्स कौन सी फोर्स है? आपकी रेस्टोरिंग फोर्स है। ये आपका समझ लीजिए एक पेंडुलम है, आपने भाई साहब इसको इधर खींचा, ठीक है, आपने इसको डिस्टर्ब किया मीन पोजीशन से, तो नाउ देयर विल बी अ रेस्टोरिंग फोर्स व्हिच विल बी ब्रिंगिंग इट बैक टू इट्स मीन पोजीशन, ठीक है? ये रेस्टोरिंग फोर्स इसको भाई साहब मीन पोजीशन, आपका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? इस तरफ है, और आपका फोर्स किस तरफ है? इस तरफ है, तो दोनों भाई साहब ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? एक चीज ये हो गई कि भाई साहब आपका जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी भाई साहब? व्हाट विल बी द अदर थिंग? कि डिस्प्लेसमेंट आपका स्मॉल होना चाहिए। आपका भाई साहब ये फोर्स है, इधर तक हम लाए, इधर तक हम लाए, चलेगा। अगर हम इधर तक लाए तो क्या ऑसिलेशन एप्लीकेबल होगा? नहीं, ऑसिलेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। सो ऑसिलेशंस आर ऑलवेज एप्लीकेबल टू स्मॉल फोर्सेस, ठीक है, स्मॉल फोर्सेस। ओके, चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है। फॉर पार्टिकल पी रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ओ विथ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर and angular velocity omega as shown in the below figure, the projection of OP on the x axis at time t is कितना हो जाएगा? एक पार्टिकल P है, इसका प्रोजेक्शन ऑन टाइम एक्सिस, बोला बोला जल्दी से बोला। अरे भाई साहब देखो, ये क्या है आपका? ऑसिलेशन हो रहा है ना, देखो ये आप बोलोगे अभी तो आपने बोला कि इससे ऊपर नहीं ले जाएंगे, तो आप तो पूरा घुमा रहे हो। नहीं, देखो ऑसिलेशन को हमने प्लॉट किया है, ठीक है, ऑसिलेशन को हमने प्लॉट किया है ग्राफ पे, ठीक है, तो घुमा नहीं रहे हम पूरा, ठीक है, वाई एक्सिस और ये हो गया आपका भाई साहब एक्स एक्सिस। ऑसिलेशन को हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका पी, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका कितना? 30 डिग्रीज, ठीक है, ये है आपका आर, दिस इज बेसिकली आर, ये आपका ऑसिलेट कर रहा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ इसका प्रोजेक्शन अगर हम किस में देख रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे क्या पूछा है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, तो ये आपका हो गया फाई, है ना? तो आपका क्या होता है बोलो? जब एक्स इन टर्म्स ऑफ टी विल बी इक्वल टू आर कॉस, ठीक है, आर कॉस थीटा 30 डिग्रीज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये होगा ना भाई साहब। देखो इसका प्रोजेक्शन मतलब ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, इसका प्रोजेक्शन भाई साहब, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा ऑन एक्स एक्सिस? ये वाला डिस्टेंस। अभी इस वाले डिस्टेंस को अगर आपको देखना है तो क्या हो जाएगा? देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है भाई साहब, इसको ही निकालना है ना, यही प्रोजेक्शन को निकालना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट? कॉस ऑफ थीटा, जो भी है कि नहीं? ठीक है, तो बेस आपका कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा, आर और ये कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 30। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये वाला है आपका ओमेगा टी, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ओमेगा टी प्लस 5 दैट इज ओमेगा टी प्लस 30। सो ये हो गया आपका आर कॉस ओमेगा टी प्लस 5/6, ठीक है, तो ये हो गया बेस, बेस इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस 5/6, आर कॉस ओमेगा टी प्लस 5/6, ठीक है। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। जेई मेंस का सवाल है 2023 का। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? हम पिक्चर बॉडी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके, सिंपल सा सवाल है भाई साहब, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपका आर कॉस ओमेगा टी प्लस 5/6, ठीक है। चलिए इसको करना है। A rectangular block of mass 5 kg attached to a horizontal spiral spring executes simple harmonic motion of amplitude 1 meter and time period इतना। The maximum force exerted by the spring on the block, ये कितना हो जाएगा? चलिए फटाफट करना है भाई सर इसको।
देखो देखो देखो, अरे देखो ना भाई साहब, देखो ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है आपको, 5 kg, ठीक है, क्लियर है। अटैच टू हॉरिजॉन्टल, एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका दिया हुआ है आपको 1 मीटर, ठीक है। एंड टाइम पीरियड 3.14 है, पाई लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं भाई साहब, ओके। आपका मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, देखो भाई साहब, फोर्स मैक्सिमम विल बी इक्वल टू व्हाट बच्चा बॉडी, मैक्सिमम मास इनटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम, है ना। फोर्स मैक्सिमम विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम। एक्सेलरेशन मैक्सिमम भाई साहब कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, बोलो ना बोलो, आई देखो देखो, ओमेगा स्क्वायर ए, एक्सेलरेशन मैक्सिमम याद कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। देखो ये सारा चीज ना भाई साहब आ रहा है यहां से, एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, या साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी ले सकते हैं आप। इसका करोगे भाई साहब डी एक्स बाई डी टी, तो आपको क्या मिलेगा, v, है ना, v वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और क्योंकि तुम इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो ओमेगा तो बाहर आना ही है भाई साहब, ठीक है, और कॉस का आ गया ये माइनस, समझ में आ रहा है। साइन से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे साइन से स्टार्ट किया तो कॉस आएगा, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। तो आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अभी साइन तो इसका हो गया कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, अभी फिर से ओमेगा निकलेगा तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ए की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई साहब, 1, ठीक है। सो ए मैक्सिमम विल बी इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहां पे हमने माइनस नहीं लिया है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर ए इज मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड, चाहे आप साइन लेकर चले चाहे कॉस लेकर चले, दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ओके। तो आपका एफ मैक्सिमम मतलब कितना हो जाएगा, दिस, अच्छा यहां पे भाई साहब देखो, तो आपको यहाँ पे m की वैल्यू मालूम है, यहाँ पे a की वैल्यू मालूम है, आपको ओमेगा निकालना है, बहुत आसान सा बात है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो दिस विल बी हाउ मच, 2 पाई बाई 5, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो a मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई, 2 का स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब 1, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 4। तो एफ मैक्सिमम की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो जाएगी, मास हो गई 5, ठीक है, और ए मैक्सिमम हो गया आपका 4, तो दैट इज 20 न्यूटन। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, दिस इज 20 न्यूटन, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। जेई मेंस का 2023 का सवाल है 20 न्यूटन, क्लियर 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 भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। A bar magnet is released from rest along the axis of a very long vertical copper tube. After some time the magnet will क्या हो जाएगा, देखो जेई मेंस का सवाल है, ये कॉपर ट्यूब है, ठीक है। एक बीच में ना वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक दिखाया कि मतलब सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है, देयर इज अ पर्सन हु इज एक्चुअली टेकिंग अ बैटरी अलोंग द लिफ्ट, वो लिफ्ट में लेकर जा रहा है और लिफ्ट में ब्लास्ट होता है, दैट पर्सन डाइज, मर जाता है वो इंसान, ठीक है। मतलब लिफ्ट के अंदर क्या हुआ वो नहीं कैप्चर हुआ है, बाहर कैप्चर हुआ है कि ऐसे जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुला, ब्लास्ट हुआ और इंसान मर गया, ठीक है। व्हाई वुड दैट हैपन, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रो, देखो बैटरी है, ठीक है, बैटरी भाई साहब नीचे जब जा रहे हैं तो उसमें मैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हो रहा है भाई साहब, ऑल्टर हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इसको समझ लेते हैं, ये कॉपर ट्यूब है, लेट्स से ये कॉपर ट्यूब है, कॉपर एक कंडक्टर है, इसमें आपने एक बार मैग्नेट दे दिया और इसको भाई साहब नीचे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, whenever you disturb the magnetic lines of force, what is produced, electricity, भाई प्रोड्यूस होगा भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी, इसी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इफ यू आर डिस्टर्बिंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, व्हाट इज गोइंग टू गेट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी, और क्योंकि ये कॉपर है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। लेकिन लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ बोलता है कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो एक फोर्स एडी करंट जनरेट होता है जो उसको वो नलीफाई करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जरूर बहुत जोर से नीचे गिर रहा है अंडर ग्रेविटी, बट there will be a force that will be created which will be acting in the opposite direction. So after some time the force acting on this body due to gravity will become
नल, मतलब अभी इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है, टू चेंज दिस। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो आप थोड़ा सा को रिलेट करें, लेंस लॉ क्या होता है? लेंस लॉ एप्लीकेबल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। जब भी कोई चेंज होता है तो अंदर ही अंदर उस चेंज का रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, उस चेंज को स्टॉप करने के लिए। यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूशन को अगर मुझे रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? इस मैग्नेट को रोकना पड़ेगा, इस मैग्नेट के मूवमेंट को रोकना पड़ेगा। तो देयर विल बी अ फोर्स दैट विल बी क्रिएटेड अलोंग द कॉपर ट्यूब दैट विल बी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ दिस मैग्नेट। तो दिस फोर्स इज गोइंग टू अपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक टाइम आएगा जब आपका अपोजिंग लेंस फोर्स will be equal to the gravitational force, and that's when it will attain a constant velocity. ठीक है, just one moment. क्या ये देखो, ये बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि भाई साहब ये नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे जा रहा है, ये तो एक स्वाभाविक सा मूवमेंट है, ठीक है। जैसे ये जाएगा तो इसके वजह से क्या क्रिएट होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। लेकिन ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके इसको अपोज करेगा। लेंस लॉ यही बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इसको अपोज करेगा, मतलब इसके मूवमेंट को अपोज करेगा। ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है इसको बाय लेंस लॉ अपोजिशन मिलेगा, और अपोजिशन मिलने का एक ही तरीका है कि इसको रोको, ठीक है। मतलब इसको एक फोर्स मिलेगा ऊपर जाने के लिए। तो ये नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स जब इक्वल हो जाएंगे तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यही एक्सीडेंट हुआ था लिफ्ट में, ये एक्चुअली एक्सीडेंट है, ठीक है। कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुआ था। दिस पर्सन वाज एक्चुअली कैरिंग अ बैटरी, वो शायद कार का बैटरी था, जो भी था, वो अपने घर पे लेके जा रहा था उसको चार्ज करने के लिए। शायद चार्ज करने के बाद वो नीचे उतर रहा, दिस इज, अभी वो नीचे उतर रहा है लिफ्ट से, तो यही चीज हो रही है। देखो, तो ये भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होगा तो इसके अंदर, बैटरी के अंदर भाई साहब इतनी ज्यादा चार्जेस आ गए हैं, वो एक्सप्लोड हो गया। वो चार्ज बॉडी है, ठीक है, वो एक्सप्लोड हो गया, द पर्सन डाइड ऑन द स्पॉट, ठीक है। लिफ्ट में तो डैमेज हुआ हुआ, वो पर्सन डाइड ऑन द स्पॉट, वो एक्सप्लोड हो गया। तो इसीलिए बहुत सारे सोसाइटीज में ये बोलते नहीं है, लेकिन कभी भी बैटरी को ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए लिफ्ट के माध्यम से। आप सीढ़ी से जाएंगे तो आराम से जा सकते हैं, उतना वेलोसिटी नहीं रहता है वहां पे, लेकिन ऐसे मत कीजिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक लेंस लॉ से फोर्स जनरेट करेगा, ठीक है, विच इज गोइंग टू अपोज दिस। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके। सो यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, ये अपने आप रुक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन अगर लिफ्ट रहेगी तो उसमें तो कुछ नहीं होगा ना, वो तो भाई साहब अपने एक्सीलरेशन से नीचे आ ही रहा है, अब भाई साहब एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, सो मूव डाउन विथ ऑलमोस्ट आफ्टर सम टाइम, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, आफ्टर सम टाइम, तो थोड़ी देर बाद कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब लेंस लॉ से जो अपोजिशन फोर्स है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बिल्कुल बराबर हो जाएगा, and it is going to become zero. Are we understanding this, बच्चा बॉडी? ठीक है। The magnet is moving under gravity. The flux linked with the copper tube will change because of motion of the magnet. This will produce eddy currents in the body of the copper tube. By Lenz's law, after some time, both forces become equal. Then the magnet moves down with almost constant speed. ठीक है? Are we clear? Clear on this one, people? In a linear simple harmonic motion, बताइए भाई साहब कौन सा हो जाएगा? जेई मेंस का सवाल है। मैंने आपको एकदम रिवीजन के शुरुआत में बोला कि आपका जैसे F इज इक्वल टू एम ए होता है आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन में, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई माइनस एक्स, जो लिखना चाहे लिखें आप, ठीक है। रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। हाँ, लेकिन लिमिटलेस डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे भाई साहब कोई स्प्रिंग है, आप इसको भाई साहब खींच रहे हो, जैसे आप छोड़ोगे तो ऐसा होगा, है ना। सो व्हाई विल दिस हैपन? बिकॉज यू हैव deformed it.
whenever you deform a body, then it is going to imply restoring force in order to gain its form back. So ये आपका oscillate करेगा. लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा खींच दिया तब वो ऑसिलेट नहीं करेगा. ठीक है. सो विद इन सर्टेन लिमिट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एप्लीकेबल. विद इन सर्टेन लिमिट्स आपका फोर्स भाई साहब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. तो रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. क्या ये सही है? ये सही है भाई साहब आपका. ठीक है. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. हाउएवर ऑपोजिट इन साइन. व्हाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का साइन मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है. रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन, रेस्टोरिंग फोर्स उसको इधर ला रहा है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है. क्लियर है? ओके. द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. द वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है क्या? है ना भाई साहब? है ना? देखो ना भाई साहब, देखो ये एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है, ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. एफ ही आपका भाई साहब माइनस वाई के साथ है, तो ए तो होगा ही होना है. ठीक है. तो ये भी आपका करेक्ट है भाई साहब. ठीक है. सो द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन. वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम. हाँ, मीन पोजीशन पे मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी? अरे देखो ना, आप एक पेंडुलम को उठाओ भाई साहब, कोई डेरिवेशन भी नहीं करना, ये है पेंडुलम. ठीक है. इसको तुमने इधर ले आ, तुम्हारी वेलोसिटी मिनिमम कहां पे होगी? इधर होगी ना. इधर मैक्सिमम हो जाएगी, इधर जब्त से निकलेगा ये. तो यहाँ पे आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होगी और आपके मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगी. ठीक है. सो ये तो आपका रॉन्ग हो गया. वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मिनिमम एट मीन पोजीशन. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके. द एक्सेलरेशन इज मिक्स मिनिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट्स. एक्सेलरेशन बताइए. एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट्स. अरे चाचा और चाची लोग, भाई साहब एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, या वाई, चलो एक्स कुछ भी ले लो भाई साहब, यहाँ पे ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं. ठीक है. तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा बोलो? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? ठीक है. तो कर लो एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है भाई साहब सबको? बार बार रिपीटेड डिफरेंशिएशन करते जा रहे हैं अपन. ठीक है. ओके. ये हो गया आपका एक्सेलरेशन. तो अगर आपको एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो एक्सेलरेशन मिनिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जीरो. तो मिनिमम क्या हो जाएगा भाई साहब एक्सट्रीम पॉइंट्स में? एक्सट्रीम पॉइंट्स में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इज इट करेक्ट? एक्सट्रीम पॉइंट्स में मिनिमम होगा क्या? एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पॉइंट्स इज मिनिमम. अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, अरे बोलो तो सही. ठीक है. सो आपका आंसर इज ए ए ए ए ए बी एंड सी ओनली. ठीक है. हैं? क्या क्या क्या? अरे सॉरी सॉरी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा. यस यस, एबीसी. ठीक है. ओके. एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट्स. एक्सेलरेशन मिनिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये गलत हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि आपका एक्सेलरेशन होता ही है ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्स आपका अगर हम देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ए, ये आपका मैक्सिमम है ना यहाँ पे, तो मैक्सिमम हो जाएगा उधर. ठीक है. मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपके जितना ज्यादा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा आपका एक्सेलरेशन होगा. एक्स बढ़ता 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 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए तक पहुंच जाएगा. सो ए पे आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा. ठीक है. ओके ओके ओके. चलो भाई साहब इसको करना है. अ पार्टिकल ऑफ मास m is executing oscillations about the origin on the x axis. Its potential energy is. सवाल लंबा लग रहा है यार.
चलो ऐसा फटाक से करना है। ओके, आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यू एक्स इज इक्वल टू के, और ये हो गया भाई साहब आपका एक्स का क्यूब। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया भाई साहब, वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे बोलो ना, बोलो बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी यू पोटेंशियल एनर्जी एक्स अपॉन एक्स का क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है? के का डायमेंशन बता सकते हो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस टू फोर्स इंटू एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ऐसा लिख सकते हैं इसका इसका डायमेंशन, और इसका एल क्यूब। चलिए भाई साहब एल क्यूब, तब बोलो ना, बोलो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो के का डायमेंशन हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। नाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज ए, देन द टाइम पीरियड टी कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भाई साहब आपका ए है, ठीक है। तो आप कर लो भाई साहब, अभी टाइम पीरियड को अपन ने मान लिया, लेट्स से एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है ये रेज टू एक्स, याद है ऐसे करते हो ना टाइम, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, if the amplitude of oscillation the time period is the time period is यहाँ पे तो बहुत गड़बड़ हो रहा है रे, एक्स नहीं लिख सकते यहाँ पे, हमको कुछ और लेना पड़ेगा, ए टू ए। हम्म, यहाँ पे देखो लिया हुआ है कि टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन टाइम पीरियड, किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है, टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन मास, टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ दिस के दैट वी हैव कैलकुलेटेड, एंड एम्पलीट्यूड, ऐसा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड टी इज directly proportional to mass raised to let's say a, k raised to b, and amplitude raised to c। तो अभी टाइम पीरियड का डायमेंशन अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, t, ये हो गया इसका डायमेंशन, दैट विल बी इक्वल टू m रेज टू a, k का डायमेंशन कितना आ गया भाई साहब m, l रेज टू माइनस वन, t रेज टू माइनस टू रेज टू b, और a मतलब आपका l रेज टू c। तो ये हो गया आपका m a प्लस b, एल भाई साहब कितना हो गया माइनस बी प्लस सी, और टी माइनस टू बी, है कि नहीं भाई साहब, क्लियर है। यहाँ पे एम रेज टू जीरो, एल रेज टू जीरो, और टी रेज टू वन है। तो ए प्लस बी कंपेरिजन करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो, माइनस बी प्लस सी कंपेरिजन करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो, माइनस टू बी की वैल्यू कितनी आ गई वन, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस हाफ। अगर बी की वैल्यू माइनस हाफ है बच्चा पार्टी, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस बी, दैट इज हाफ, है ना। ए की वैल्यू हो गई हाफ। चलो इधर से निकल आता था सी का वैल्यू, हमको सी से ही मतलब है, सी की वैल्यू हो गई नहीं बी, है ना। तो सी की वैल्यू हो गई माइनस हाफ, सी की वैल्यू हो गई माइनस हाफ, ठीक है। तो इसका ही हमको, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड रेज टू माइनस हाफ। तो मतलब अच्छा यहाँ पे स्मॉल ए, चलिए, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई अंडर रूट ए, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई अंडर रूट ए, ये वाला हो जाएगा भाई साहब।
ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? The motion of a simple pendulum by executing simple harmonic motion is represented by the following equation, where time is measured in seconds. The length of the pendulum is. चलिए ट्राई तो कीजिए। एकदम पॉइंट पॉइंट में आंसर क्यों दिया हुआ है भाई साहब? मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है भाई साहब? a sin पाई t प्लस पाई, ठीक है, वेट टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे पूछा आपसे, ठीक है, ओके। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसको अगर हम को रिलेट करें तो भाई साहब क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, है ना? तो अगर हम कंपेयर करें तो आपका ओमेगा का वैल्यू बच्चा पार्टी कितना है? 5, ठीक है। तो आपका t का वैल्यू क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, है कि नहीं? 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो गया आपका 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू तुमने कितनी निकाली? 5, कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2, ठीक है। और आपको यहाँ पे पूछा है लेंथ कितना हो जाएगा। अभी टाइम पीरियड का अगर हम फॉर्मूला डालें, बचपन से पढ़ते आए 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, है कि नहीं? ठीक है, ये तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर हम स्क्वायरिंग करें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर एल अपॉन जी का स्क्वायर, है ना? तो आपका एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाँ हाँ जी, सॉरी, एल बाई जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? टी स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4 पाई का स्क्वायर। टी स्क्वायर बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा? 4, जी का वैल्यू 10, ठीक है, यहाँ पे नीचे 4 और पाई स्क्वायर, ये तो झमेला हो गया भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे 3.14 इंटू 3.14 है ना, 3.14 का स्क्वायर, ठीक है। ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली भाई साहब 9 10 के बाजू आएगा। तो आपका भाई साहब 99, भाई साहब इन दोनों में से कोई एक आएगा, है ना? क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आ जाएगा? ये 1 मीटर आएगा ना। वेट मी इमेजिन सेकंड, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज, तो ये भी तो मीटर के हिसाब से इतना आएगा। अभी अप्रोक्सीमेटली हाँ 99.4 लग रहा है मेरे को, है ना? इन दोनों में से कोई एक आएगा, क्योंकि 10 अपॉन ऑलमोस्ट 10 ही है वो, लेकिन ये दोनों क्लोज वैल्यूज हैं, तो थोड़ा आपको आगे, हाँ। तो अगर 98 क्रॉस कर रहा है तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे पूरा गेस वर्क भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों बहुत क्लोज वैल्यूज है, थोड़ा सा अगर आपको आगे जाना पड़ेगा। 99.4 सी आ गया, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब। 2022 का जेई मेंस का सवाल। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड इज 6 सेकेंड्स, ठीक है। बच्चा पार्टी यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है? 8 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड t is 6 seconds, ठीक है। The time it will take to travel from its position of maximum displacement to the point corresponding to half its amplitude is भाई देखो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या है? y is equal to a sin ओमेगा टी प्लस पाई, ये इक्वेशन होता है भाई साहब। साइन लिखो, कॉस लिखो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एम्पलीट्यूड, चलो कॉस लिख देते हैं भाई साहब यहाँ पे, कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका कॉस सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एम्पलीट्यूड इट्स 8 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू तुमको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, एंड द टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे आपका y बाई 2 है ना, y है ये y बाई 2 हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू बाई हाफ ऑफ इज एम्पलीट्यूड, मतलब a बाई 2 लिख सकते हैं अपन, a इज इक्वल टू a बाई 2, ठीक है, cos ओमेगा t प्लस पाई, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बच्चा पार्टी? बोलो। टाइम इट टेक्स टू कवर हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड मतलब y था, तो ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड मतलब a बाई 2, ठीक है।
तो ये और ये कैंसिल भाई साहब, तो अपन क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 1/2। 1/2 मतलब cos 5/6 ना, हाँ 5/3, ओके 5/3, आपका 60 डिग्रीज ना, तो आपका ओमेगा टी प्लस फाइव, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 5/3। अभी अभी क्या करेंगे भाई साहब, हाँ ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, गेट, तो आपका भाई साहब टी 6 सेकेंड्स है, तो मतलब आपका 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स, तो आपका ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया 2 पाई बाई 6, मतलब पाई/3 हो गया, है ना, तो पाई/3 द टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल फ्रॉम इट्स, तो ये पाई/3, ये ओमेगा की जगह डाला हमने, और टी, भाई कैसे निकालेंगे, 1 सेकेंड आना चाहिए एक्चुअली, अगर हम जीरो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं तो। देखो फाई कब लेते हैं हम, जैसे जैसे समझ लो ये पेंडुलम है ना, अगर पेंडुलम है तो अगर हमने यहां से स्टार्टिंग पॉइंट लिया है तो फाई कंसिडर करते हैं, तो अगर मैं यहां से स्टार्टिंग पॉइंट लिया है तो उसको हम जीरो लिख सकते हैं, ठीक है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज जीरो। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे हो जाएगा पाई/3 टी इज इक्वल टू पाई/3, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 1 सेकेंड, दिस विल बी 1 सेकेंड, ठीक है, ऐसा तो होना चाहिए, देखते हैं 1 सेकेंड, ठीक है, क्लियर है, कॉस ओमेगा टी ही लिया यहाँ पे, कॉस ओमेगा टी ही लिया, फाई का डिफरेंस नहीं लिया, फेज डिफरेंस नहीं लिया, ठीक है, ओके ओके ओके। The displacement of simple harmonic oscillator after 3 seconds starting from its mean position is equal to half of its amplitude, the time period of harmonic motion. Almost मिलता जुलता सवाल है, ट्राई कीजिए। डन डन डन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आफ्टर 3 सेकेंड्स, ठीक है, तो आपका टी कितना है भाई साहब, आपका 3 सेकेंड्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, तो भाई सेम चीज देखो, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लेना है, चलो साइन ओमेगा टी ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका y/2, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, तो दिस इज सॉरी a/2 इज इक्वल टू a कॉस 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 ओमेगा टी, ठीक है, तो ये हो गया हाफ इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कॉस ओमेगा टी का वैल्यू, सॉरी ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो गया पाई/3, है ना, पाई/3, यहाँ पे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड मतलब यहाँ पे ओमेगा इंटू 3, ठीक है, ओमेगा इंटू 3 इज इक्वल टू पाई/3, क्या ये समझ में आ रहा है, सो दिस विल बी ओमेगा इज इक्वल टू पाई/9 ना, ये 3 इधर आ जाएगा पाई/9, तो अभी आपको यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है,
टाइम पीरियड होता है आपका कितना 2 पाई बाई ओमेगा, सो दिस विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा मतलब कितना हो गया आपका पाई बाई 9, ये कैंसलम, तो ये हो गया आपका 18, ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब, ये क्या हो गया अरे। हाँ साइन ले लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कॉस लेने तो क्यों नहीं हो रहा है भाई साहब, क्योंकि हमारा तो कॉस में ही जाएगा ना, हाँ साइन में हो रहा है, लेकिन कॉस में कहीं नहीं होगा भाई साहब, कॉस भी तो ले सकते हैं। ठीक। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ओके ओके ओके, जब भी भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट हम बात करते हैं यहां से मैक्सिमम पोजीशन से, टेक इट एट दिस वे, ठीक है, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और जब भी हम मीन पोजीशन से बात करते हैं तो टेक y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। देखो पिछले वाला सवाल में क्या था, देखो द टाइम इट विल टेक टू ट्रैवल फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से इसका ट्रैवलिंग दिखा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए अपन ने cos ओमेगा टी लिया हुआ है। जब भी आप यहां से दिखा रहे हैं तो इसका sin ओमेगा टी लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। सो अब इस सवाल और इस सवाल में यही फर्क है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से आपका वो पूछा है, और यहाँ पे क्या पूछा है देखो, फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, ठीक है, सो दिस विल बी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इंस्टेड ऑफ cos ओमेगा टी, ठीक है। सो ये हो गया आपका भाई साहब कितना a by 2 इज इक्वल टू a sin omega t, so that will be how much 1 by 2 is equal to sin omega t, so आपका omega t का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब पाई बाई सिक्स, ठीक है, पाई बाई सिक्स, और इसमें कितना लगा 3, तो पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 3, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाई 18, मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, ओके ओके ओके। द टाइम पीरियड ऑफ हार्मोनिक मोशन, अभी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड हो गया आपका 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई पाई बाई 18, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 36 सेकेंड्स, ठीक है, दिस विल बी 36 सेकेंड्स, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए बस अब इसको करना है, टू मासेस massless springs with spring constants 2k and 9k carry 50 gram and 100 gram masses at their free ends. These two masses oscillate vertically such that their maximum velocities are equal. मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, फटाफट बोलना है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी अगर है तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी ए ओमेगा, ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल, मतलब v1 मैक्सिमम इज इक्वल टू v2 मैक्सिमम, मतलब भाई साहब आप लिख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा 1 a1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 a2, ठीक है, क्लियर है, ओके। दीज टू देयर मैक्सिमम वेलोसिटी देन द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड्स, अब ये ओमेगा क्या होता है भाई साहब, याद कीजिए अंडर रूट के भैया, ठीक है, इनटू a1, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका k1 m1 और यहाँ पे आपका k2 m2, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना भाई साहब वेलोसिटी मैक्सिमम कैसे होगी ये, ठीक है, वेलोसिटी आपका होता है भाई साहब y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो अगर हम यहाँ पे कर साइन भी ले लिया तो चलेगा भाई साहब, dy बाई dt, ये कितना हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, अभी cos ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू, तो वेलोसिटी ये हो गया आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू dy बाई dt, दैट इज ए ओमेगा cos ओमेगा टी, ठीक है, ठीक है, ए ओमेगा cos ओमेगा टी, तो भाई साहब आप 1 हो गया, तो ये आपका ए ओमेगा हो गया भाई साहब, है ना, cos ओमेगा टी, तो आपका v का वैल्यू कितना हो गया ए ओमेगा, ठीक है, k1 बाई m1 k2 बाई m2, ठीक है, k1 बाई m1 तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू अंडर रूट बाई k1 बाई m1 k2 बाई m2, तो ये हो गया आपका k1 बाई k2 इंटू m2 बाई m1, ठीक है,
तो K1/K2 भाई साहब कितना हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट देख लो भाई साहब यहाँ पे 2K एंड 9K, तो ये हो गया 2K/9K। M2/M1, M2 भाई साहब कितना है यहाँ पे 100/50, और ये ग्राम ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2, ये के कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका कितना 4/9, सो दैट गिव्स यू 2/3, तो आपका आंसर हो जाएगा 2:3। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हाँ 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 हाँ, A1 बाई तो इधर ये नीचे जाएगा ना, तो इसका मतलब K2/K1 हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट। तो दिस विल बी सॉरी K2/K1, और इधर होगा M1/M2, ऐसा हो गया, ठीक है। सो दैट विल गिव यू 3:2, ठीक है, 3:2। ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे, थैंक यू।